हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें आपका चैप्टर है 6ठा नंबर शहरीकरण और शहरी जीवन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, है ना, इसके बारे में कि शहरीकरण का अर्थ क्या होता है ना, टेनमेंट्स क्या होते हैं, महानगर, कस्बा, गंज के बारे में पढ़े थे, है ना, कैसे कैसे वहाँ पे लंदन में प्राथमिक शिक्षा शुरू किया गया, है ना, प्राथमिक शिक्षा कानून बना। ठीक है, तो अब देखिए आज हम लोग को पढ़ना है कि विश्व युद्ध के दौरान, है ना, विश्व युद्ध के दौरान भी यहाँ पे मतलब आवास का इंतजाम करने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार को मिला, है ना। ब्रिटिश राज ने स्थानीय शासन के द्वारा 10 लाख मकान बनवाए, सब लोग को शिफ्ट किया गया, छोटे छोटे परिवारों को रखा गया उसमें, है ना। और इस अवधि में शहर बहुत ज़्यादा फैल चुका था। लंदन, इंग्लैंड में बहुत सारे शहर फैल चुके थे, चारों तरफ से मतलब बगीचा उपशहर बनाया गया, है ना, सामुदायिक भवन किनारे बगीचे बनाए गए, है ना। इसके बाद कहा जाता है कि परिवहन व्यवस्था को भी नगर में सुचारू रूप से संचालित किया गया। और कहा जाता है कि जन परिवहन के यानी कि जो परिवहन का जो व्यवस्था था उसको सुधार करने से सामाजिक जीवन में ज़्यादा परिवर्तन आया, शहरों में आवागमन की सुविधा बढ़ने लगा, है ना। और याद रखिएगा, दुनिया में जो सबसे पहले भूमिगत रेल का शुरुआत हुआ, है ना, दुनिया में सबसे पहले भूमिगत रेल, ठीक है, दुनिया में सबसे पहले भूमिगत रेल का उद्घाटन हुआ था, कब हुआ? 10 जनवरी 1800, है ना, 63 ईस्वी को। जनवरी 1863 ईस्वी को लंदन में हुआ। कहाँ पे हुआ? यानी कि सबसे पहले जिससे आज हम लोग मेट्रो के नाम जानते हैं, भूमिगत रेल का हुआ शुरुआत लंदन में। ठीक है, और इसके तहत कहा जाता है कि जब ये मार्ग शुरू हुआ था तो करीब इससे लोग, है ना, पहले दिन ही यात्रियों की संख्या 10,000 था। 10 जनवरी 1863 को शुरू किया गया तो पहले दिन ही यात्रियों का संख्या कितना था? 10,000। और 1880 आते आते लगभग ये मार्ग इतना फैल गया, भूमिगत रेल मार्ग, कि अब सालाना 4 करोड़ लोग हमेशा यात्रा करते हैं, है ना, साल भर में। फिर उसके बाद कहा जाता है, जो वहाँ के इतिहासकार है बताते हैं कि 1848 के करीब भूमिगत रेल के कारण बहुत सारे मकान गिराए गए, है ना। लंदन में कई गरीबों का घर उजाड़ दिया गया, है ना। और इन अड़चनों के बावजूद वहाँ पे भूमिगत रेल सफल हो गया। न्यूयॉर्क, टोक्यो, शिकागो जैसे विशाल महानगर में, है ना, सब जगह सार्वजनिक परिवहन का व्यवस्था स्थापित किया गया। ठीक है, उसके बाद छोटे छोटे उपशहर विकसित किए गए, बाग बगीचे विकसित किए गए, है ना। और जन परिवहन के साथ में सबसे पहले मतलब जन परिवहन में जब परिवर्तन आए तो शहरों में सामाजिक परिवर्तन आ गया। समर्थ, कार्यकुशलता, सुरक्षित जन परिवहन, सब जगह परिवर्तन आना शुरू हो गया। यानी कि मानव का जीवन पूरी तरीके से बदल गया शहरीकरण के आने से, है ना। शहरीकरण का विकास हुआ, परिवहन का विकास किया गया, आवागमन का सुविधा बढ़ने लगा, भूमिगत रेल का शुरुआत हुआ। समझ गए? तो इसमें आपको पढ़ना है सामाजिक बदलाव और जीवन, सामाजिक बदलाव और शहरी जीवन पढ़ना है इसमें। सामाजिक बदलाव और शहरी जीवन, ठीक है। तो कहा जाता है कि देखिए, शहरों का सामाजिक जीवन आधुनिकता से, है ना, एक दूसरे से पूरक है। ऐसे का लपेट, ठीक है। तो शहरों मतलब कहा जाता है कि शहरों का सामाजिक जीवन आधुनिकता के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा गया है ना। और कहा जाता है कि वास्तव में दूसरे के अंतर व्यक्ति ही हैं। शहरों को आधुनिक व्यक्ति के प्रभाव से शुरू में बताए थे कि शहरों को, है ना, आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, तो शहरीकरण और आधुनिकता एक दूसरे के पूरक शुरू से ही हैं। दूसरा बात कि सघन जनसंख्या के कारण कुछ मनीषी लोग, यानी कि जो पूंजीवादी थे, जो ज़्यादा कर, है ना, संपत्ति वाले थे, है ना, उनको ही मतलब सारा सुविधा प्राप्त हुआ। परंतु बाध्यताओं के बावजूद मतलब कई तरह के लोग यहाँ पे सब अपना पहचान बनाए, कई समूह पहचान बनाने में सफल हुआ। कई तरह के प्रजाति, धर्म, जाति, प्रदेश, है ना। कहा जाता है कि मतलब शहरी जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गया। मतलब बहुत सारा बाध्यता था, है ना, कि देखिए मतलब कि जितना शहरों में अधिकार था, सारा अधिकार किनको प्राप्त था? मतलब धनी लोगों को प्राप्त था, पूंजीपति वर्ग को प्राप्त था। लेकिन फिर भी कई तरह के जाति के लोग, कई तरह प्रजाति के लोग, कई तरह के वंश के लोग, है ना, यहाँ पे आके सक्सेस हुए, यहाँ पे मतलब सफल हुए। और देखिए, यही प्रक्रिया कहलाया घेटोकरण। घेटोकरण क्या कहता है? घेटोकरण शब्द यहूदी बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था। किसके लिए?
यहूदी बस्ती के लिए, मतलब घेटोकरण जो शब्द है, घेटो शब्द है ना, यह शब्द यहूदी बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, यह शब्द यहूदी बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि देखिए आज के संदर्भ में, अभी वर्तमान समय में है ना, इसमें नए धर्म, मतलब कहा जाता है अभी के समय में धर्म, निर्जाति, जाति या समान पहचान लोगों का है ना, ये सब को इंगित करता है। तो घेटोकरण पूछा गया एग्जाम में, घेटोकरण से आप क्या समझते हैं? तो ये लिखना है घेटोकरण की प्रक्रिया, यानी या कह सकते हैं घेटोकरण वह प्रक्रिया है जिसमें पड़ोस के स्थान पर एक समुदाय पड़ोस का बदलाव हो जाता है ना। और मतलब कहने का मतलब कि किसी खास समूह के लोग है ना अपना पहचान बनाते हैं, इसमें अलग अलग जाति, अलग जाति के लोग, अलग प्रदेश के लोग, यही है घेटोकरण। पहले शब्द यहूदी बस्ती के लिए किया जाता था, लेकिन अब है ना, मतलब जो कहने का मतलब है कि है ना पड़ोस के स्थान पर समुदाय पड़ोस में बदलाव आया, उसके लिए प्रयोग किया गया है ना। सामुदायिक दंगों को विशिष्ट रूप देते हैं ये लोग। तो शहरीकरण के बाद सामाजिक जीवन काफ़ी बदल गया है ना, शहरी जीवन काफ़ी बदल गया। शहर में आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना गया, मनुष्यों का स्थान माना गया, लेकिन फिर भी कई जाति के लोग, कई प्रजाति के लोग यहाँ पे आके अपना स्थान बनाते हैं है ना। शहरों में नए नए सामाजिक समूह बने, ठीक है, सभी वर्ग के लोग शहर की ओर बढ़ने लगे, अपना रोजगार खोजने लगे। पुरुषों के साथ साथ महिला भी अपना अपना भविष्य खोजने लगी शहर में है ना। इसी को व्यक्तिवाद का सिद्धांत दिया गया। तो व्यक्तिवाद क्या कहता है कि वह सिद्धांत है जिससे किसी समुदाय का नहीं बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार को स्वीकार किया जाता है। मतलब कहने का मतलब व्यक्तिवाद क्या है कि व्यक्तिवाद वह सिद्धांत है जिससे केवल एक समुदाय का ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति का स्वतंत्रता और अधिकार को स्वीकार किया जाता है। यहाँ पे 1870 के बाद से महिला राजनीति में गतिविधि लेने लगी, महिला लोग राजनीति में हिस्सा लेना शुरू कर दी है ना। कई तरह संघर्ष की महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष सहायक भी सिद्ध हुआ है ना, बहुत ज़्यादा परिवर्तन भी आया। और मतलब कई जगह उपभोक्ता विज्ञापन लगा, कई जगह प्रचार प्रसार हुआ, तब जा कर के इनको है ना राजनीति में अधिकार मिला। ठीक है, तो इस तरीके से कहा जाता है कि जितने आंदोलन पुरुष लोग किए हैं उतना ही आंदोलन महिलाएं भी की है, अपने व्यवसाय को लेकर के है ना, उन्हें हर काम में अधिकार को लेकर के। तो शहरीकरण के आने से मतलब जो महिलाएं गांव तक सीमित रह जाती थी वो शहर की ओर बढ़ने लगी, अपना जीवन जीना शुरू की है ना, अपने लिए कुछ करना शुरू की। नहीं तो मतलब डिपेंडता पहले ज़्यादा था, निर्भरता पुरुषों पर ज़्यादा हो जाता था। लेकिन शहरीकरण के आने से महिला लोग भी आंदोलन के जरिए अपने मांगों को और अधिकारों को ग्रहण कर ली। अगर हम बात करें लेसेज फेयर का, ठीक है, तो लेसेज फेयर में देखिए कहा जाता है कि इसमें औद्योगिक पूंजीपति को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। नए मिल मालिक जो वास्तव में औद्योगिक पूंजीपति ही थे है ना, इसमें संपदा, प्रतिष्ठा, प्रभाव, सूझबूझ, दूरदर्शिता, इस सब से मतलब अपना अधिकार जमाए हुए थे। इस वर्ग का प्रभाव इंग्लैंड की राजनीति पर ज़्यादा था है ना, मतलब मनीषियों का प्रभाव इंग्लैंड की राजनीति पे बहुत ज़्यादा शुरू से ही रहा। अगर बात कीजिएगा मध्यम वर्ग का, तो मध्यम वर्ग को सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी वर्ग कहा गया, याद रखिएगा है ना। शहर के उद्भव में सबसे शक्तिशाली कोई भूमिका निभाया, सबसे शक्तिशाली किसी कोई वर्ग बना तो मध्यम वर्ग बना है ना, यह शिक्षित वर्ग था। ठीक है, तो याद रखिएगा मध्यम वर्ग को बुद्धिजीवी वर्ग कहा गया। ठीक है, और मतलब शहरों के उद्भव में मतलब कहा जाता है कि सबसे शक्तिशाली यही बना मध्यम वर्ग। इसमें डॉक्टर, टीचर, वकील, चिकित्सक, क्लर्क, अकाउंटेंट्स है ना, सब लोग इसमें आते थे। तो मध्यम वर्ग मतलब समझिए शहरों के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सबसे शक्तिशाली वर्ग होता है, और इसको बुद्धिजीवी वर्ग भी कहा जाता है क्योंकि शिक्षित वर्ग है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके बाद अगर हम देखें श्रमिक वर्ग का, तो यहाँ पे देखिए आधुनिक शहरों में जैसे जैसे पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ तो दूसरी ओर श्रमिक वर्ग बनते गए, यानी श्रमिकों का भी आगमन बहुत ज़्यादा शहरों में होने लगा है ना, मतलब काम ज़्यादा मजदूर आने लगे। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर आने लगे तो श्रमिक वर्ग का आगमन मतलब है ना, श्रमिक वर्ग ज़्यादा हो गए। और श्रमिकों का जब संख्या बढ़ने लगा तो बेरोजगारी और बढ़ने लगा, गरीबी बढ़ने लगा। ठीक है, और लेकिन कहा जाता है कि रोजगार का जिस तरह से अवसर शहर में बढ़ा था शुरुआत में, उसी को देखते हुए सभी लोग शहर गए थे, शहरों का पलायन ज़्यादा होने लगा। ठीक है, तो जहाँ एक तरफ शहरों में पूंजीपति वर्ग का उत्पन्न हो रहा था, उदय हो रहा था, वहीं श्रमिक वर्ग भी बना है ना, लेकिन श्रमिकों को कोई अधिकार था नहीं। इसलिए 1825 में मतलब उनको जो पेमेंट देते थे मिल मालिक उसी पे काम करना है, बोलना भी कुछ नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इंग्लैंड में 1825 में एक कानून बना जिससे श्रमिकों का वेतन बढ़ाया गया, उन्हें अधिकार दिया गया, सब तरह के सुविधा प्राप्त किया गया।
ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए इंग्लैंड में कैसे कैसे, है ना, मध्यम वर्ग के बारे में समझ गए, श्रमिक वर्ग के बारे में समझ गए, ठीक है। और मतलब कैसे समझे कि मतलब इंग्लैंड में कैसे शहरीकरण हुआ, है ना, कैसे कैसे वहाँ पे शहरीकरण का दौर आया, कैसे महिला लोग राजनीति भाग ली, है ना। तो ये भी याद रखिए कि 1870 ईस्वी से महिलाएं वहाँ पे राजनीति में आना शुरू करती है ना, बहुत ज़्यादा आंदोलन की, है ना। मध्यम वर्ग समझ ही गए, मध्यम वर्ग को शक्तिशाली वर्ग कहा गया और इसे बुद्धिजीवी वर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। जहाँ एक तरफ मतलब शहरीकरण से श्रमिक पूंजीपति वर्ग का उदय हो रहा था, वही श्रमिक वर्ग का भी उदय हुआ, है ना। श्रमिकों के लिए वेतन बना कब, मतलब वेतन बढ़ा 1825 में, जब इंग्लैंड की सरकार वहाँ पे कानून बनाती है और श्रमिकों को मतलब सुविधा देने के लिए, है ना, बहुत ज़्यादा कानून बना, वेतन बढ़ा, सब चीज़ हुआ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे मतलब शहरीकरण का दौर आया और लंदन एक शहर के रूप में विकसित हुआ। तो ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपको पढ़ना है भारत के बारे में, यानी भारत में बम्बई, भारत का औपनिवेशिक शहर बम्बई पढ़ना है, थोड़ा कलकत्ता आएगा, फिर पटना पढ़ना है, चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज आपका इतना ही रहेगा और अगले दिन इससे आपको आगे समझाया जाएगा।